सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में हमने 3 एज ऑफ फाइनेंस, इसके बाद जो अलग अलग सोर्सेज हैं उसके बारे में चर्चा की। वहां पर हमने चर्चा की कि कितने प्रकार के डिसीजन होते हैं। तो हमने देखा क्या कि 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, उसके बाद डिविडेंड डिसीजन होते हैं। तो उसी के लिए क्या है, ये 3A बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, 3 A's बना हुआ है, ये वाला 3A बना हुआ है। पहला एक्विजिशन ऑफ फंड्स, इसके बाद एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ये 3। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स को हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन ऑफ फंड्स को हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। करेक्ट। चलिए यहां से आगे बढ़े, बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो कहा गया कि फाइनेंस, हमने पढ़ा था कि फाइनेंस की बात अगर की जाए तो फाइनेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यह क्या है, आर्ट और साइंस है। किस चीज का, यह आर्ट है और साइंस है। किस चीज का, मनी को मैनेज करने का। क्या करने का, मनी को मैनेज करने का आर्ट और साइंस। आर्ट का मतलब कला एंड साइंस का मतलब विज्ञान। कला हमें वो स्किल देती है ताकि हम उस काम को कर सके। विज्ञान हमें रूल देता है, नियम देता है, नए नए क्या देता है, तकनीक देता है, जिससे उस काम को क्या कर सकते, इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो फाइनेंस क्या है, आर्ट एंड साइंस है। आर्ट जो मैनेज, मनी को मैनेज करना है, एक कला की तरह कर रहा है, और साइंस है मतलब विज्ञान है। ठीक है, इसके बारे में बात की जाएगी। दूसरा जो डेफिनेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसने कहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स टू इंश्योर इट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इन अ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक्टिविटी है जो कि कंसर्न करता है, जिसको कंसर्न है किसके साथ, प्लानिंग के साथ। किसके साथ, प्लानिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, उसके बाद रेजिंग के साथ, कंट्रोलिंग के साथ एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ क्या, फंड्स। टू किसके लिए, इंश्योर, ताकि हम ये इंश्योर कर सके इट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इन बिजनेस, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। कैसा यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किसे कहते हैं, क्योंकि फंड्स जिस लक्ष्य से हमने क्या किए हैं, जिस लक्ष्य से हमने प्राप्त किए हैं, जिस लक्ष्य के साथ उस इन्वेस्टमेंट लगाए हैं, वो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए, नहीं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए मनी को क्या करना, फंड्स को प्लानिंग करना, उसको रेज करना। प्लानिंग किया कि भाई कहां से, उसके बाद वहां से इकट्ठा किया, फिर उसको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बिल्कुल प्रबंधित तरीके से उसको अलग अलग जगह क्या करना, इन्वेस्ट कर देना, ताकि जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो, ताकि हम उस फंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके। इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। अगला डेफिनेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजरियल प्रोसेस का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। मैनेजरियल प्रोसेस का क्या है, एक पार्ट है, विच इज कंसर्न, जो कि कंसर्न रहते हैं, संबंधित होते हैं विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। किसके साथ, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फॉर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजरियल प्रोसेस का, प्रबंधकीय कार्य का एक क्या है, प्रबंधकीय प्रक्रिया का एक पार्ट है, एक भाग है, जो कि कंसर्न होते हैं, किससे कंसर्न होते हैं, विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फॉर्म्स फाइनेंस कंट्रोलिंग। ठीक है, जो कि फंड, जो कि कंसर्न रहते हैं फंड के प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग से। किस चीज का प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो फाइनेंशियल रिसोर्स का। किसका, फाइनेंशियल रिसोर्स का। करेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगले डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ये रहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। क्या है, इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। क्योंकि तो इकोनॉमिक्स भी हमें एक सिखाता है क्या, जो धन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, स्केयर रिसोर्स। इकोनॉमिक्स कहता है कि ये मान के चलिए कि आपके पास जो धन है वो स्केयर रिसोर्स, स्केयर मतलब सीमित मात्रा में है, मतलब जो उसकी जितनी उपलब्धता होनी चाहिए वो है हमारे पास। अब उस जितनी उपलब्ध है उससे आपको क्या करना, इफिशिएंटली क्या करना, उसको मैनेज करते हुए अपनी आप को कितनी ऊपर बढ़ानी है, मतलब अपनी ग्रोथ को कितनी बढ़ानी है, ये इकोनॉमिक्स
मदद करता है। सेम चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्या कि उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करिए। क्या करिए? उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करिए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब कि जहां पर जितना लगाना चाहिए उतना लगाना चाहिए, ना ही ज्यादा लगाना है ना ही कम लगाना है। तो लिखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, बट रिसेंट टाइम इट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। लेकिन अब ये क्या बन गया है? सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट। क्या बन गया? सेपरेट सब्जेक्ट, जिसके बाद हम पढ़ रहे हैं अंश भाई। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ बिजनेस फॉर्म। यह कंसर्न रहते हैं किससे? ड्यूटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। किसके ड्यूटीज? फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटीज नहीं, ड्यूटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन अ बिजनेस फॉर्म। एक बिजनेस फॉर्म के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ड्यूटी, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स के ड्यूटीज होते हैं, उससे वो कंसर्न रहता है। क्या रहता है? कंसर्न रहता है। फाइनेंशियल मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो एक्टिवली मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स, जितने वित्तीय संबंधी अफेयर्स मतलब काम होंगे, अफेयर्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस, नेमली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, प्राइवेट एंड पब्लिक, लार्ज एंड स्मॉल, प्रॉफिट सीकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग। मतलब चाहे बिजनेस किसी टाइप का हो, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, वित्तीय हो गैर वित्तीय हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, लार्ज हो स्मॉल हो, प्रॉफिट सीकिंग हो नॉन प्रॉफिट सीकिंग हो, इन सभी टाइप की बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? एक्टिवली मैनेज, ठीक है, एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से क्या मैनेज करता है? फाइनेंशियल अफेयर्स को। किसको मैनेज करता है? फाइनेंशियल अफेयर्स को, वित्तीय संबंधी कामकाज को, ताकि हम इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सके। इसी बात पर कर रहे हैं। they they perform they perform such a varied task as budgeting, financial forecasting, cash management, credit administration, investment analysis, fund management and so on। ठीक है, वह किस तरह के टास्क परफॉर्म करता है? तो वो टास्क परफॉर्म करता है बजटिंग, बजटिंग से संबंधित काम, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, नहीं क्या, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, उसको क्या करना? वित्तीय, क्या करना? वित्तीय अनुमान। फोरकास्टिंग, अनुमान लगाना, कैश मैनेजमेंट, कैश को मैनेज करना, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा क्रेडिट है उसको क्या करना? एडमिनिस्ट्रेट करना, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, क्या करना? इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, फंड मैनेजमेंट, जो भी हमारे पास फंड है उसको क्या करना? मैनेज करना। ये सारे काम जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा, फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर की बात की जाए, फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेरी टास्क परफॉर्म करता है, जिसके अंदर बजटिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फंड मैनेजमेंट एंड इस तरह के और भी काम वो करते हैं। बस मेनली फोकस ये होता है कि जितने हमारे पास फंड्स हैं, पहले तो फंड्स को इकट्ठा करना प्लान करके, और जब फंड्स इकट्ठा हो चुके हैं तो उसको इफिशिएंटली मैनेज करते हुए हम क्या करना? उसको हमारे जो अपने लक्ष्य है उसको पूरा करना। क्या करना? हमारे जो अपने लक्ष्य है वो पूरा करना। क्योंकि हमने जो फंड्स इकट्ठा किया इसलिए नहीं इकट्ठा किया कि घर में रखो, मैंने फंड्स इकट्ठा किया ताकि फंड्स इकट्ठा करके इसको क्या करना? कहीं जगह इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाऊं और अन्य लोगों को भी प्रॉफिट दूं। इसीलिए किया है ना कि प्रॉफिट कमाऊं और किसी दूसरे को भी प्रॉफिट पहुंचाऊं, तभी तो आपको पैसा देगा। कोई भी इन्वेस्टर पैसा क्यों देगा आपको? क्योंकि आप उसका जी पैसे को लेकर के सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, अपने प्रॉफिट भी आप कमा रहे हैं और उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, तभी वो अगली बार फिर पैसा आपको देगा, वरना पैसा नहीं देगा। बात करते हैं नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या नेचर है, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बोला कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इट्स फंक्शन, इट्स गोल, ट्रेड ऑफ विद कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, it in disciplinability, its system, its relation with other subsystem in the form। मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर है ना, वो कंसर्न होते हैं, जो संबंधित होते हैं फंक्शन से, गोल से, ट्रेड ऑफ से, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, अलग अलग जो गोल्स में कन्फ्लिक्टिंग हो रहे हैं उन सभी गोल से संबंधित, फंक्शन से संबंधित, ट्रेड ऑफ से संबंधित, उसके सिस्टम से संबंधित, रिलेशन से संबंधित उसके नेचर होते हैं। इट्स इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इट्स रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन मतलब एक विषय से, विषय वस्तु से दूसरे विषय वस्तु में क्या उसका रिलेशनशिप है। द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स एंड इट्स इक्वेशन विद अदर डिवीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, और उसके इक्वेशंस, और उसके क्या क्या इक्वेशंस विद अदर डिवीजन्स,
किसके साथ? अदर डिवीजन के साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? यह संबंधित होता है किससे? फंक्शन से, गोल से, ट्रेड ऑफ से, उसके बाद रिलेशन से, कि इसका रिलेशन दूसरे के साथ कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बाद इसकी रिलेशनशिप दूसरे डिसिप्लिन के साथ कैसे हैं, विषय वस्तु के साथ कैसे हैं, और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है, इस पे भी क्या करता है? नेचर और फीचर डिपेंड करते हैं, नेचर और फीचर कंसर्न होते हैं। कुछ नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नीचे बताए गए जो कि ये रहे आपके सामने। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। किसी फॉर्म का जो ओवरऑल मैनेजमेंट हो रहा है उसका इंटीग्रल पार्ट, एक अंतर का एक पार्ट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम क्या ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंस को भी मैनेज कर रहे हैं, इसके मार्केटिंग भी मैनेज कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेजमेंट की बात करें तो ओवरऑल मैनेजमेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल मैनेजमेंट का एक पार्ट कौन सा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाएगा। फाइनेंशियल कंसिडरेशन आर इन्वॉल्व इन ऑल बिजनेस डिसीजन। फाइनेंशियल कंसिडरेशन जो होंगे वो इन्वॉल्व होते हैं ऑल बिजनेस डिसीजन, जितने सभी तरह के जो बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं उन सभी में फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज परवेसिव थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब जो सर्वत्र व्यापक होता है। कहां पर? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन ऑल बिजनेस डिसीजन, जितने भी बिजनेस डिसीजन होती हैं सब में फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। क्योंकि भैया पैसे के बिना कोई काम है ही नहीं। क्या है? पैसे के बिना कोई काम है ही नहीं। एक मिनट। हेलो सॉरी, इस तरह कॉल आ गया था। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इंटीग्रल पार्ट है ओवरऑल मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल कंसिडरेशन जो होती है इन्वॉल्व होती है ऑल बिजनेस डिसीजन, जितने प्रकार के बिजनेस डिसीजन है सब में क्या होती है? सब में फाइनेंशियल कंसिडरेशन जो है इन्वॉल्व होता है। क्योंकि बिना वित्तीय कंसिडरेशन के, बिना वित्तीय सहमति के कोई भी बिजनेस डिसीजन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? परवेसिव है, सर्वत्र व्यापक है। अगले नेचर की बात की जाए, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम कहते हैं द सेंट्रल फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेंट्रल फोकस होता है क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेंट्रल फोकस होता है वो कहां पर होता है? वैल्यूएशन ऑफ फर्म। किस पर? वैल्यूएशन ऑफ फर्म पर। किस पर? वैल्यूएशन ऑफ फर्म पर। That is, financial decisions are directed at increasing, maximization, optimizing the value of firm. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सेंट्रल फोकस होता है, दिमाग उसके फोकस होती है भाई हमें क्या करनी है? अब हमें अपने फर्म के वैल्यू को बढ़ानी है। क्या करनी है? फर्म के वैल्यू को बढ़ानी है। और फर्म का वैल्यू कैसे बढ़ता है? तो जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी मालिक हैं उस फर्म के, इन्वेस्टर हैं, ओनर हैं, उनकी वेल्थ बढ़ेगी। उनकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी? तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो उनकी वेल्थ बढ़ेगी। उनकी वेल्थ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? फर्म का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन आर डायरेक्टेड एट इंक्रीजिंग, मैक्सिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। इसीलिए जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं उसका सीधा सीधा डायरेक्शन एक ही होता है। क्या करना? अपने फर्म के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, इंक्रीज करना, ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज मतलब एक ऑप्टिमम लेवल पे ले जाना, एक बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाना। ठीक है, तो पहला को क्या पढ़ा कि बिना फाइनेंशियल डिसीजंस के, बिना फाइनेंशियल कंसिडरेशन के कोई बिजनेस डिसीजन नहीं हो सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेंट्रल फोकस होता है कहां पर? वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। इसीलिए जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होती है उसका मेन एम यही होता है। क्या मेन होता है? तो उसका मेन एम होता है कि क्या करना? अपने फर्म के वैल्यू को क्या करना? इंक्रीज करना। अपने फर्म के वैल्यू को क्या करना? इंक्रीज करना। ठीक है, अपने फर्म की वैल्यू को क्या करना? इंक्रीज करना। ठीक, अगले की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसेंशियली इन्वॉल्व रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ डिसीजंस।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है किसमें, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ डिसीजंस के अंदर ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्व चूजिंग ऑफ टाइप ऑफ एसेट्स व्हिच जनरेट रिटर्न accompanied by रिस्क। वो क्या करती है, वो मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के बीच में, किसमें, रिस्क और रिटर्न। ट्रेड का एक नियम है रिस्क एंड रिटर्न, जितने हाई रिस्क होंगे रिटर्न भी उतनी हाई होंगी, ठीक है, जितने कम रिस्क होंगे रिटर्न भी उतनी क्या होंगी, कम होंगी। डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व चूजिंग ऑफ टाइप्स ऑफ एसेट्स which generate return accompanied by risk. Generally, higher the risk, return may be higher and vice versa. मतलब lower the risk, lower the return. अगर हायर द रिस्क तो हायर द रिटर्न, अगर लोअर द रिस्क तो रिटर्न क्या जाएगा, लोअर हो जाएगा। सो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर हैज टू डिसाइड द लेवल ऑफ रिस्क द फर्म कैन अज्यूम एंड सेटिस्फाई विद द accompanying रिटर्न, ठीक है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैनेजर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ द फर्म कैन अज्यूम एंड सेटिस्फाई विद द accompanying रिटर्न, ठीक है, कि भैया वो जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लगाने जा रहे हैं, जो एसेट्स लेने जा रहे हैं, वो कितना रिस्क है उसमें और रिटर्न हमको कितना जनरेट करके दे रहा है। अगर वो देखता है कि भाई रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है तो क्या करेगा, चूज कर लेगा, ऑप्ट कर लेगा। लेकिन देखता है कि नहीं रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न उस लेवल का नहीं है, बोलते ना भैया खर्चा जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से क्या है, प्रॉफिट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या, नहीं ना। हम खर्च कहाँ करते हैं, तो हम खर्च वहां करेंगे जहां लगेगा जितना खर्च करूंगा उसी हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता हूँ, ठीक। अगले की बात करें, अगले में चलिए। अगला बोला है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट्स द सर्वाइवल ग्रोथ एंड विटालिटी ऑफ द फर्म, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, अफेक्ट करती है एक फर्म के सर्वाइवल को, ग्रोथ को एंड विटालिटी को। विटालिटी का मतलब उसमें निरंतर चेंजेस जो आ रहे, परिवर्तन जो आ रहे, क्योंकि भैया पैसा है ना तभी सर्वाइव कर सकते, पैसा है तो हम क्या कर सकते, सर्वाइव कर सकते, पैसा नहीं है तो सर्वाइव कर पाएंगे क्या, नहीं। पैसा नहीं है तो ग्रोथ कर पाएंगे क्या, नहीं। पैसा नहीं है तो हमें चेंजिंग आएंगे क्या, नहीं। सेम बात है कहां पर, फर्म के साथ भी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं फर्म की सर्वाइवल ग्रोथ एंड विटालिटी, ठीक है। फाइनेंस इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, क्यों, क्योंकि फाइनेंस को क्या कहा था, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहा था। जितना ब्लड है, ब्लड नहीं रहेगा बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी, इसी तरह से फाइनेंस नहीं रहेंगे फर्म सर्वाइव नहीं करेगी। ब्लड हमारे अंदर बन नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सेम तरह से अगर फर्म में फाइनेंस नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इट इज टू बिजनेस व्हाट ब्लड इज टू अस, what blood is to us. The amount, type, source, condition and cost of finance squarely influence the function of the unit. Amount, कितना अमाउंट, किस टाइप से, सोर्सेज, कंडीशन, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। देखो फाइनेंस जो हम क्या करते हैं, कहीं से फंड आप जनरेट करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस स्क्वायरली इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ द यूनिट, यूनिट को फंक्शन के लिए। इसके बाद बात करेंगे फाइनेंस फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट, राइजिंग ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आर परफॉर्म इन फर्म्स, ठीक है। फाइनेंस फंक्शन जो होते हैं वो क्या कहां पर एक फर्म के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, बिजनेस, नॉन बिजनेस, बिग, स्मॉल, प्रोप्राइटी, कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग। यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न ऑफ एवरी कंसर्न। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कंसर्निंग है वो एवरी कंसर्न के साथ रहता है, हर एक कंसर्न के साथ रहता है उसका। अगले की बात अगर की जाए तो लिखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब सिस्टम ऑफ द बिजनेस सिस्टम which has other subsystem like production, marketing. In system arrangement, financial subsystem is to well coordinated with others and other subsystem well matched the financial subsystem. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक बिजनेस के सब सिस्टम बटा हुआ है और वो सब सिस्टम अलग सब सिस्टम बटा हुआ है। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सब सिस्टम की बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब सिस्टम ऑफ द बिजनेस सिस्टम विद which has other subsystem, जिसके पास अलग सब सिस्टम होती है जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। इन सिस्टम अरेंजमेंट, और इस सिस्टम के अरेंजमेंट में फाइनेंशियल सब सिस्टम इज टू वेल कोऑर्डिनेटेड। ये जो सिस्टम अरेंजमेंट है उसमें जो फाइनेंशियल सब सिस्टम है वो क्या है, वेल कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठाए हुए हैं विद अदर्स, एंड अदर सब सिस्टम वेल मैच्ड विद द फाइनेंशियल सिस्टम, और अदर जो सब सिस्टम है वो वेल मैच्ड है विद द फाइनेंशियल सब सिस्टम के साथ। क्लियर है, जी सर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको फाइनेंस फंक्शन भी कहा जाता है।
हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप की बात करें या फाइनेंस फंक्शन की बात करें, दोनों एक ही। तो लिखा है द फाइनेंस फंक्शन encompasses the activities of raising fund, investing them in assets and distributing return earned from assets to shareholder। फाइनेंस फंक्शन की बात की जाए तो फाइनेंस फंक्शन क्या है? तो ऐसी एक्टिविटी करना जिससे हम फंड्स को रेज कर सके, फिर उसको इन्वेस्ट कर सके, कहां पर? एसेट्स के अंदर, और फिर वहां से जो पैसा कमाएंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स अर्न्ड फ्रॉम एसेट्स टू शेयर होल्डर, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स अर्न्ड फ्रॉम एसेट्स टू शेयर होल्डर, और जो भी एसेट्स हमने अर्न किया उसको क्या करना? शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। While doing the activities, a firm attempts to balance cash flow and outflow। और जब ये एक्टिविटीज क्या होती रहती हैं, उसमें की जा रही होती हैं, तो वहां पर ये फर्म अटेम्प्ट करता है बैलेंस कैश इनफ्लो और बैलेंस आउटफ्लो, ठीक है, बैलेंस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश इनफ्लो को और आउटफ्लो को क्या करता है? वो अटेम्प्ट करता है, ठीक है। या तो क्या होंगे? इनफ्लो या तो आउटफ्लो होंगे। अगर मान लीजिए फंड्स आ रहे हैं, इनफ्लो, फंड्स में कहीं लगा रहा हूं, आउटफ्लो, फिर वहां से फंड्स आ रहे हैं, आउट इनफ्लो, मतलब जहां से फंड की शुरुआत होती है वहां पे फिर फंड पहुंचता है। मान लीजिए पैसा में लाया, ठीक है, फिर इन्वेस्ट किया गया, फिर आ गया रिटर्न उससे, तो पहले आया ही था फिर आ रहा है, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं? पैसा लगा रहे हैं ना। मान लीजिए हमें आया, लगा दिए, आ नहीं रहा है, तो लगाएंगे क्या? अगली बार नहीं लगाएंगे। तो इस एक्टिविटीज के अंदर क्या होते हैं? बैलेंस कैश इनफ्लो या बैलेंस कैश आउटफ्लो। To understand the financial management scope, first it is essential to understand the approaches that are divided into two sections। बोले कि फाइनेंस मैनेजमेंट के स्कोप को पहले मैं समझूं, इसके लिए जरूरी ये है ताकि हम पहले समझ लूं क्या फाइनेंस के अप्रोच है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड है दूसरा मॉडर्न अप्रोच। फाइनेंस के अप्रोच की अगर बात की जाएगी तो फाइनेंस में अप्रोच के नाम पर कितनी अप्रोच है? दो अप्रोचेस, एक है ट्रेडिशनल, सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले बात करेंगे किसके? ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। किसके बारे में करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। बोला कि बिफोर 1950, ट्रेडिशनल अप्रोच कब चलता था? 1950 से पहले। कहां से? हमारा संविधान, याद रखिएगा, फाइनेंस के जो अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, वो कब तक चलते थे? जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, ठीक है, 1950 में। तो बिफोर 1950 द ट्रेडिशनल अप्रोच वाज आल्सो नोन एज कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। 1950 से पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसको क्या किस नाम से जाना जाता था? कॉर्पोरेट फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस, हाँ। दिस अप्रोच वाज इनिशिएटेड टू रिड्यूस एंड मैनेज फंड फॉर द कंपनी। और इस अप्रोच का इनिशिएटिव ये था कि प्रोक्यूर करना, प्रोक्यूर मतलब कहीं से इंतजाम करना, प्रोक्यूर मतलब क्या होता है? इंतजाम करना, एंड मैनेज करना फंड्स। प्रोक्यूर एंड मैनेज फंड्स फॉर स्टडीइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स वेर यूज्ड। और उस समय अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करनी है, हमको अध्ययन करनी है, तो 3 पॉइंट्स यूज किए जाते थे। पहला पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या है? इश्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल डिवाइसेस टू कलेक्ट रिफंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। और हमारे पास कौन कौन से फाइनेंशियल डिवाइसेस हैं, ठीक है, ताकि जिसको इशू किया जाए, ताकि हम क्या कर सकें? रिफंड्स को कलेक्ट कर सके। क्या कर सके? कलेक्ट रिफंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से हम रिफंड्स को कलेक्ट कर सके। एंड तीसरी कौन सी? अकाउंटिंग एंड लीगल रिलेशनशिप बिटवीन सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग एंड लीगल रिलेशनशिप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस, ठीक है, कि सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस के बीच में कैसा रिलेशनशिप? अकाउंटिंग एंड लीगल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? अकाउंटिंग एंड लीगल रिलेशनशिप। अगर 1950 से पहले की बात की जाए, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की जाए, और हम अगर बात करते हैं किसकी? फाइनेंस के अप्रोच की, तो ध्यान ये रखना है कि उस समय में दो ही चीज थी। क्या? प्रोक्यूर करना, मैनेज करना। क्या करना? प्रोक्यूर करना, मैनेज करना। और उस टाइम अगर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करनी है तो 3 बातों की स्टडी करनी। कौन कौन सी? इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल सोर्स, संस्थागत, मतलब कौन से बैंक, ठीक है, और ये कहीं अदर से इंस्टीट्यूशनल से हम क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। या इश्यू ऑफ फाइनेंशियल डिवाइस टू कलेक्ट रिफंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। और हमारे पास कौन कौन से फाइनेंशियल डिवाइस हैं जो कि रिफंड्स कलेक्ट कर सकती है? क्या कर सकते हैं? कलेक्ट रिफंड्स कर सकती है कैपिटल मार्केट से, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एंड लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस। एक बिजनेस और सोर्स ऑफ फाइनेंस के बीच में अकाउंटिंग एंड लीगल रिलेशनशिप कैसा, इसके बारे में।
accounting and legal relationship between the source of finance and business. कहा गया इन दिस अप्रोच फाइनेंस वाज रिक्वायर्ड नॉट फॉर रेगुलर बिजनेस. अगर इस अप्रोच की बात की जाए यहां पर फाइनेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो थी वो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए नहीं थी. फाइनेंस वाज रिक्वायर्ड नॉट फॉर रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी. बट ओकेजनल इवेंट्स लाइक रीऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन, लिक्विडेशन, एक्सपेंशन. मतलब इस अप्रोच में क्या खास बात थी कि यहां पर हमें लगातार पैसे की जरूरत नहीं थी. ओकेजनली, ओकेजनली मतलब या तो हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संस्थान को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको अगले लेवल पे ले जा रहे हैं, लिक्विडेशन, ठीक है, हम बंद कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, एंड एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मतलब हो गया क्या, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उनके बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. मान लीजिए आज हम सिर्फ कॉपी बना रहे थे, हम पेन बना रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम फाइनेंस की जरूरत कब होती थी, लगातार नहीं होती थी. रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन के लिए फाइनेंस की जरूरत नहीं थी. किसके लिए थी, ओकेजनली, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रमोशंस के लिए, लिक्विडेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए. It was considered essential to have funds for such event and regarded as one of the crucial function of financial manager. ठीक है, और यह कंसीडर की जाती थी एसेंशियल टू हैव फंड्स, इसके लिए जरूरत थी किसकी, फंड्स की, फॉर सच इवेंट्स, इस इवेंट्स के लिए, एंड रिगार्डेड एज, इसको रिगार्ड किया था वन ऑफ द क्रूशियल फंक्शन, एज अ क्रूशियल फंक्शन इसको रिगार्ड किया जाता था ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर. ठीक है, अगले की बात करते हैं. द ट्रेडिशनल अप्रोच नॉट ओनली एम्फेसाइज्ड ऑफ द फंड्स प्रोक्यूरमेंट नॉट ओनली बाय कॉर्पोरेशंस. ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच का एक ही जिम्मा था, एम्फेसाइज करता था, नहीं ध्यान देना था किस पर, फंड्स को प्रोक्यूर करना. क्या करना, फंड्स को प्रोक्यूर करना. ठीक है, फंड्स प्रोक्यूरमेंट ओनली बाय कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस के द्वारा केवल फंड को क्या करना, प्रोक्यूर करना. हेंस दिस अप्रोच इज रिगार्डेड एज नैरो एंड डिफेक्टिव. इसीलिए इस अप्रोच को नैरो माना जाता है, छोटा माना जाता है, एंड डिफेक्टिव माना जाता है. क्या माना जाता है, डिफेक्टिव. क्यों, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं क्या, हम रेगुलर बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, केवल प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, केवल यहां से ला रहे हैं, केवल प्रोक्यूर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है हमारे पास. तो क्या सही से फंड्स यूटिलाइज हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे. तो जो फाइनेंस का लक्ष्य है वही खत्म हो गया. जो फाइनेंस का लक्ष्य है क्या, कि फंड्स को प्रोक्यूर करना और उसको साथ ही साथ अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, ताकि वहां से कुछ रिटर्न हमको मिल सके. इसके बाद इस अप्रोच की लिमिटेशन की बात की गई. क्या क्या इसमें सीमा है, क्या क्या इसके, यह वन साइडेड अप्रोच है. कैसा अप्रोच है ये, वन साइडेड. It is more considerate towards the fund procurement that issue related to their administration. However, it pays no attention of the effective utilization of fund. ये वन साइडेड अप्रोच है. ये केवल लाना जानती है फंड्स को, यूटिलाइज कहाँ करना है ये नहीं जानती है, इसीलिए इसको वन साइडेड अप्रोच कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, वन साइडेड अप्रोच, इसीलिए डिफेक्टिव. अगला है गिव इंपॉर्टेंस टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेशन. ठीक है, इट ओनली फोकस ऑन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, सो इट नैरो द अपॉर्चुनिटी ऑफ द फाइनेंस फंक्शन. ठीक है, यह केवल क्या करता है, यह केवल फोकस करता है, यह फोकस, इट फोकसेस ऑन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. ये किस पे फोकस करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेट जो एंटरप्राइजेस है उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को क्या और क्या फोकस करता है. सो इट्स नैरो, इसलिए क्या है, नैरो है, छोटा है, एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द फाइनेंस फंक्शन. इसके बाद चर्चा है अटेंशन टू इरेगुलर इवेंट्स. ठीक है, इट प्रोवाइड्स फंड्स टू इरेगुलर इवेंट्स. यह फंड्स किसके लिए प्रोवाइड करती है, इरेगुलर इवेंट्स के लिए प्रोवाइड करती है. क्योंकि इरेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं हो रहा. हमेशा तो आप प्रमोट नहीं करोगे ना, हमेशा तो रीऑर्गेनाइज नहीं करोगे, हमेशा एक्सपेंशन नहीं होगी, हमेशा लिक्विडेशन नहीं होगी, कभी कभार होंगी. तो जो इरेगुलर इवेंट्स हैं उसके लिए क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है, लाइक कंसोलिडेशन, incorporation, reorganization and mergers, and does not give attention to everyday business operation. यह प्रत्येक दिन के व्यापार बिजनेस ऑपरेशंस पे टेंशन नहीं करती, ये कभी कभार जरूरत पड़ती है, जब भूख लगेगी तब खाएंगे. और अभी क्या है, अभी वाले नंबर अप्रोच में हमेशा हमेशा भूख लगी रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोक्यूर करें और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें. नहीं, मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स. और ये किस पे एम्फेसिस करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स के. ठीक है, ये किस पे एम्फेसिस करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स के ऊपर. बोला कि इट डील्स विद द इश्यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग.
यह डील करता है किसके साथ? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ। किस पर? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये चाहता है कि जो भी हमको फाइनेंस मिले वो लॉन्ग टर्म मिले। क्या मिले? लॉन्ग टर्म मिले। क्योंकि हम तो डेली बिजनेस ऑपरेशन के लिए ले नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेली बिजनेस ऑपरेशन के लिए तो हम ले नहीं रहे हैं। तो हम ले किस लिए रहे हैं? ले तो रहे हैं कि कभी कभी इरेगुलर इवेंट्स के लिए। तो इरेगुलर इवेंट्स के लिए हम ले रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल जाए। क्या मिल जाए? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल जाए। ठीक। इसके बाद आती है इसकी मॉडर्न अप्रोच की बात आएंगी। किसकी बात आएंगी? मॉडर्न अप्रोच की बात आएंगी। मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन। 1950 के बाद जो अप्रोच आई है, जो अप्रोच चल रही है, वो क्या कहते हैं? मॉडर्न फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न फंक्शन। तो लिखा है विद टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, जिसमें जितनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन में इंक्रीजिंग हुआ है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट, और बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बिल्ड हुए हैं। इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू यूज द अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन इट्स बेस्ट पॉसिबल वे। तो यह महत्वपूर्ण बन जाता है कि क्या करना, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल हैं, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में क्या करना? मैनेज करना। क्या करना? बेस्ट पॉसिबल वे में उसे मैनेज करना। Therefore, the traditional approach became inefficient in a growing business environment. ताकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच बिकम इनएफिशिएंट, ताकि जो चीजें इनएफिशिएंट थी किसमें? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, वो चीजें हम यहाँ पर अचीव कर सकें। क्योंकि ट्रेडिशनल से मॉडर्न पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच के आए होंगे। ठीक है। तो हमने सोच के क्या आया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने क्या किया? इनएफिशिएंसी के कारण हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाए। अब क्या करनी है? ग्रो करनी है। हमें क्या करनी है? ग्रो करनी है, बिल्ड करनी है अलग अलग। इसके बाद है हमारा द मॉडर्न अप्रोच हैड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल व्यू पॉइंट विद अ फोकस ऑन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स एक्टिव ऑप्टिमम यूज। मॉडर्न अप्रोच किस पर फोकस करता है? तो लिखा द मॉडर्न अप्रोच हैड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल व्यू पॉइंट। इसका मोर कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड एनालिटिकल व्यू पॉइंट होता है विद अ फोकस ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। इसके अंदर क्या आती हैं? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स आती हैं, एंड इट्स एक्टिव एंड ऑप्टिमम यूज। ठीक है, उसके एक्टिव एंड ऑप्टिमम यूज आते हैं। द फंड अरेंजमेंट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द इंटायर फाइनेंस फंक्शन। और जो फंड अरेंजमेंट होती है वो एक एसेंशियल फीचर है किस चीज की? इंटायर फाइनेंस फंक्शन की। इंटायर फाइनेंस फंक्शन की एसेंशियल नेचर क्या है? फंड अरेंजमेंट। क्या होती है? फंड अरेंजमेंट। द मेन एलिमेंट ऑफ दिस अप्रोच आर एन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसके अंदर क्या किया जाता है? तो जो हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब ये नहीं तो ये, इस अप्रोच के अंदर जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव हैं उसको भी क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ascertainment of financial standards for the business success, determination of cost of capital, working management, management of income, etc. The three critical decision taken under this approach. और मॉडर्न अप्रोच के अंदर 3 डिसीजन लेते हैं। कौन कौन से? जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट जी डिसीजन, ठीक। किसमें? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंस। एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। इसके बाद चर्चा की गई किसके बारे में? इसके बाद चर्चा की गई है फीचर्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। किसके बारे में? फीचर्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच के बारे में लिखा है द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के कुछ मेन फॉलोइंग फीचर है। पहला है मोर एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल डिसीजन। यह किस पे एम्फेसिस करता है? फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर। फाइनेंशियल डिसीजन में कौन है? 3, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। This approach is more analytic and less descriptive, as right decision for a business can be taken only on the base of accounting and statistical data. ठीक है, ये emphasize करता है फाइनेंशियल डिसीजन पर, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अकाउंटिंग डेटा यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करते हैं। क्योंकि अकाउंट और स्टैटिक्स वो क्या बताएगा? इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस फॉर्म की जो पीछे की जर्नी रही वो बताएंगे। ठीक है, और उसको बेस बना करके हम क्या कर सकते हैं? आगे का डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद continuous function. The modern approach is constant activity where the financial manager makes different financing decision unlike the traditional method. ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट है, और यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन को क्या करता है? बनाता है। अगली है हमारी ब्रॉडर व्यू। क्या है हमारी ब्रॉडर व्यू? जो यहाँ पर व्यू पॉइंट होते हैं बहुत ही ब्रॉड होते हैं। ट्रेडिशनल में क्या था? नैरो था, यहाँ पर क्या है? ब्रॉड। It gives importance not only to optimum use of finance, also about the funds procurement.
यह केवल फंड्स के ऑप्टिमम यूज को ही इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इस साथ ही साथ फंड्स के प्रोक्यूरमेंट पर भी देता है। सिमिलरली इसी तरह से इट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेट फीचर रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लान। ये भी देख लेना कि जो कैपिटल हम ला रहे हैं उसके लिए कितना कॉस्ट पड़ रहा है। कैपिटल बजटिंग देख लेना है किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट ए में, प्रोजेक्ट बी में, प्रोजेक्ट सी में। और फाइनेंशियल प्लानिंग किसके साथ, फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, वित्तीय योजना के साथ। इसके बाद हमारा अगले फीचर्स की बात करें, हम अगले फीचर्स की बात करें द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ ए फॉर्म इज आल्सो अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल डिसीजन। किसी भी फॉर्म के परफॉर्मेंस, उसका कामकाज किससे अफेक्ट करता है, फाइनेंशियल डिसीजन से टेकन बाय द मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर। Therefore, to maximize revenue, the modern approach keeps a balance between liquidity and profitability. क्योंकि हमें रेवेन्यू क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि हमको संतुष्टि जल्दी नहीं मिलती है, तो हमें अपने रेवेन्यू क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज रेवेन्यू करने के लिए मॉडर्न अप्रोच क्या करता है, मॉडर्न अप्रोच कीप्स अ बैलेंस, एक बैलेंस बना के रखता है किसके बीच में, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। The scope of financial management also changed and the modern approach was developed. Scope of financial management क्या होंगे, also changed और modern approach was developed, modern approach develop हुई है। Significant contribution to the development of modern theory of financial management। और यहाँ पर कुछ थ्योरीज दी गई हैं, उस थ्योरीज का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट में, मतलब मॉडर्न थ्योरी बन रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके विकास में इन सभी थ्योरीज का, इन सभी थ्योरी का क्या महत्व है, क्या उसका योगदान है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लासेस में। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके अंदर जो उसके स्कोप है, तो स्कोप के नेम पर हमने दो क्या पढ़े, अप्रोचेस पढ़ी हैं, एक मॉडर्न एक ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या थे, तो ट्रेडिशनल के अंदर केवल और केवल क्या थे कि